सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। पाकिस्तान की शान, एक शख्सियत जो अब दुनिया में नहीं रहे लेकिन पाकिस्तान की शान अब भी है, अब्दुल सत्तार ईदी। उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए अपनी ज़िंदगी में, उसके फल अब भी पाकिस्तानी खा रहे हैं। मैं उनके आबाई घर पे मौजूद हूँ आज। उनके जाने के बाद ईदी फाउंडेशन किस तरह काम कर रही है, क्या क्या कर रही है, कौन से नए मंसूबे आए हैं और किस तरह फैली हुई है, इस पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और उसके बाद हम फैसल ईदी से भी गुफ्तगू करेंगे और मोहतरमा बेगम बिल्किस ईदी साहिबा से भी। लेकिन उससे पहले आप देखें रिपोर्ट आपने देखी। ईदी फाउंडेशन या ईदी ट्रस्ट पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का बाइस है। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तानियों के लिए एक अजीम कारनामा अंजाम देकर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। एक ऐसा जद्दोजहद, एक ऐसा काम वो कर गए हैं कि पाकिस्तानी हमेशा उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे और हमेशा पाकिस्तानियों का सर भी बुलंद होता रहेगा सारी दुनिया में। अच्छा, अब मामला ये है कि ईदी फाउंडेशन मौलाना साहब के जाने के बाद उनकी अहलिया, जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनके साथ काम किया, मोहतरमा बिल्किस ईदी साहिबा, वो क्या ख्वाब देखती हैं और जिनके पास अब सारे इंतज़ामी मामलात हैं, उनके साहबजादे अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साहबजादे फैसल ईदी साहब, वो किस तरह काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हम ईदी फाउंडेशन के जो इस वक्त दोनों बड़े पिलर हैं उनको पाकिस्तानियों के सामने लेकर आए। वक्त लिया और मेरे साथ मौजूद हैं बेगम बिल्किस ईदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे ज़्यादा हमेशा जब भी पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी सोचता है कि अगर उसके सामने कोई मुश्किलात, कोई मुसीबत आएगी तो उसके जहन में आता है कि ईदी साहब हैं, ईदी फाउंडेशन है, और जिस तरह से ईदी साहब ने मोहब्बत का पैगाम सारे पाकिस्तानियों को दिया और सारी दुनिया में फैलाया, वो बड़ा यूनिक। यकीन तो नहीं आता कि अब तो पूरी इंसानियत के लिए यकीन नहीं आता ईदी साहब नहीं है, लेकिन बहरहाल सबको इस दुनिया से जाना होता है। आप बताइए बेगम साहिबा कि ईदी साहब नहीं है, उनका क्या पैगाम सबसे ज़्यादा आपको याद रहता है? मुझे उनका ये पैगाम याद रहता है कि पाकिस्तानी के दिलों में बसना बहुत बड़ी बात है और आपके दिलों में हम लोग सब बसे हुए हैं और आप हमको कभी भूल ही नहीं सकते हो, इसलिए कि ईदी साहब काम ऐसा करके गए हैं। अच्छा, जो ईदी साहब ने बुनियाद डाली, एक इतना तनावर दरख्त ईदी फाउंडेशन बना दिया, अब इसको उनके जाने के बाद चलाने में जिस तरह आपने मेहनत की, कोई दिक्कत आती है या अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से चल रहा है? हमें तैयार माल मिला है। आपको मैंने अभी कहा ना कि दरख्त फल देने लगा है, तैयार मिला है हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जब एक इंसान के ऊपर सारी जवाबदारी आ जाती है तो फिर उसको थोड़ी परेशानी होती है कि अभी इसको इस तरह हैंडल करना है, किसको किस तरह हैंडल करना है। पब्लिक इदारे को चलाना कोई नानी का घर नहीं है। पब्लिक इदारे को चलाना बहुत मुश्किल से मुश्किल काम है, इसलिए तो कोई करता नहीं है। मुश्किल काम है, लेकिन ईदी फाउंडेशन जो है वो भरपूर अंदाज में काम करती है। फैसल भाई, आफ्टर अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अब लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उनसे ज़्यादा ईदी साहब जो मोहब्बत जो आपको सिखा गए अब नज़र आता है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो पिछले वाले दौर में जब ईदी साहब थे और अब कितना आपके ऊपर प्रेशर है काम करने का? देखें, आपने जो मोहब्बत की बात की है, पाकिस्तानियों के दिलों में हमारे लिए बहुत मोहब्बत है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ये मोहब्बत आगे भी कायम रखे ईदी साहब के लिए और इस इदारे के लिए। दूसरा, ईदी साहब के बाद जो है वो हमें बहुत मुश्किल लगा था कि ये चलाएंगे, लेकिन ईदी साहब की ज़िंदगी में जब हम कहते थे ईदी साहब हम आपके बगैर नहीं चला पाएंगे, तो वो हमें डांटते थे, नहीं आप बिल्कुल चला लेंगे। मम्मी को कहते थे फैसल को बोलो कि जो है वो इस तरह की बातें ना किया करें। और फैसल में मैंने ये चीज़ें देखी हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से चलाएगा, तो मैं मानता ही नहीं था। आज माशाल्लाह तकरीबन 3.25 साल अपने को आ रहा है और मम्मी ने और हमने मिल के इस इदारे को बहुत अच्छे से तरीके से चलाने की कोशिश की और आज मज़ीद नए सेंटर भी खोले हैं। एयर एम्बुलेंस भी हमने एक नई ली है, मज़ीद 2 एयर एम्बुलेंस लेकर आ रहे हैं और पुरानी एयर एम्बुलेंस को हम निकाल देंगे जो कि बहुत पुरानी हो गई है और नए जदीद जहाज़ लेकर आ रहे हैं। सी एम्बुलेंस के लिए मेरे बेटे ने और अहमद ने मिल के जो है वो मंगवाई किश्तियाँ
जिसका वो आ भी गई हैं और अब चल भी रही हैं। पिछले दिनों फिशरीज़ में जो तूफ़ान आया था हवाई, उसमें बहुत सारे लोग लापता हुए, तो वो काफ़ी काम आई किश्तियाँ। लेकिन एक अफसोस की बात है कि FBI ने हमसे उस किश्तियों के 27 लाख रुपये टैक्स लिया है। मैं जानना चाहता था ये वाला मामला, और उस वक्त की आवाज़ भी उठाई थी। आखिर ऐसा क्यों? एक ऐसी ट्रस्ट है, ऐसी फाउंडेशन जो इंसानी खिदमत के लिए हमेशा से काम कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा जिसको ताउन करना चाहिए, उसने 27 लाख रुपए टैक्स ले दिया। हाँ, किश्तियों की मद में 27 लाख रुपए टैक्स लिया, और हमें अब नए इंजन मंगवाने हैं, तकरीबन वो भी 20-22 लाख रुपए के आएंगे, तो उस पर भी तकरीबन 20-22 लाख रुपए टैक्स लगेगा। तो हम डर रहे हैं, हम पुराने इंजन से ही भी काम कर रहे हैं। नहीं, नई हुकूमत आने के बाद ताउन नहीं हो रहा, लोग घबराहट का शिकार है, ब्यूरोक्रेसी परेशान कर रही है। कौन कर रहा है ये? हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो डर रही है। वो पहले हमें ये कर देते थे, पहले भी हमने किश्तियाँ मंगाई थी तो उसमें उन्होंने टैक्स नहीं लिया था, इंजन मंगवाए थे उस पर टैक्स नहीं लिया था, लेकिन ये डरते हैं कि हमारे खिलाफ कंप्लेन हो जाती है और हमारी नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं। ये इमरान खान साहब चैरिटी के चैंपियन हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए, सारी दुनिया में चैरिटी के लिए मांगते रहते हैं। आपने दरखास्त लिख के वज़ीर आज़म को, हमने FBR को बहुत सारी दरखास्तें लिखी हुई हैं, FBR के बोर्ड को भी लिखी हुई है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। और हम जो है वो अभी हमारी कुछ गाड़ियाँ आई हुई थी, उसके 10 करोड़ रुपये हमने सिक्योरिटी जमा कराई थी, तो वो भी उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कराई थी, हमें बताया भी नहीं। और उसकी जो है वो होनी थी एग्जामिनेशन। हम ये कह रहे हैं इमरान खान के दौर में जो चैरिटी करके ये सब कुछ करके अस्पताल बनाया सारा, उन्हें मालूम है कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए टैक्स नहीं होता, और ईदी फाउंडेशन तो बहुत बड़ा इदारा है, उनसे टैक्स लेना। मेरा ख्याल है कि आप इमरान खान साहब से मिले, हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तक पहुँचाएंगे ये बात कि ईदी फाउंडेशन के साथ एक ज्यादती हो रही है। फैसल ईदी साहब यहाँ कह रहे हैं, बेगम साहिबा यहाँ बैठी हैं, जितने उनके प्रोजेक्ट हैं एयर एम्बुलेंस के, उसके ऊपर जो उनके शिप के अंदर एम्बुलेंस आ रही है, वो जो इंजन आ रहे हैं, जो और गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर टैक्स लेना, FBR का टैक्स लेना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जिस तरह से पहले हुकूमत पाकिस्तान नहीं लिया करती थी, PTI की हुकूमत को मज़ीद ताउन करना चाहिए बजाय कि टैक्स लेने का। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, जो पुराने टैक्सेशन के जो ऑफिसर्स थे वो हमारे लिए बहुत नरम गोशा रखते थे, और होता ये था कि जो चीज़ हमारी लिस्ट में एक SRO गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, जिसमें हमें तकरीबन 15-17 आइटमें इंपोर्ट करने की इजाज़त है, तो किश्तियाँ उसमें शामिल नहीं हैं। तो अब उन्होंने कहा कि आप हमें टैक्स, तो हमने टैक्स तो दे दिया, क्योंकि रिलीज़ नहीं करना और कस्टम में खड़ी रखना भी जो है वो पोर्ट पे खड़ी रखना, फिर उस पर किराए और मज़ीद जो है ना डैमेज चलता रहता है। हमने निकाल तो ली, लेकिन हमने दरख्वास्त लिखी है, उसकी हम इंतज़ार हैं, उसको तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और चले आज के इस प्रोग्राम के बाद ये बात पहुंचेगी और PTI की हुकूमत इंशाल्लाह ताउन करेगी, नहीं तो फिर जाहिर है कि आवाम तक ये बात पहुंच जाएगी कि किस तरह से PTI की हुकूमत, इमरान खान क्या बातें करते थे और कर क्या रहे हैं। जो काम हुकूमत को करना चाहिए पूरा हुकूमत का काम है, जो ईदी फाउंडेशन कर रही है। हमारा तो कोई काम नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है, जो हम सारी दुनिया का काम कर रहे हैं और टैक्स भी ले रहे हैं। हमारी हुकूमत हमारे साथ ताउन करती है, लेकिन कभी कभार जो है ना ये प्रैक्टिस हो जाती है कि कोई ब्यूरोक्रेट्स वैसे आ जाते हैं, जो ऑफिसर होते हैं टैक्सेशन के, वो अच्छा, अब चूंकि ज़्यादा बात हो गई तो कौन हजरात है, उनके नाम लीजिए। कौन नाम हमें नहीं पता होता, नाम चेंज होते रहते हैं। कस्टम कलेक्टर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो ये करते हैं, कोई मखसूस नहीं है। मखसूस नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं फैसल भाई कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स आप लेकर चल रहे हैं, कौन से नए ऐसी जदीद चीज़ें हैं जिसको आप इंट्रोड्यूस करवा। हमारा एक लियारी में हॉस्पिटल है गायनाकोलॉजी का, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, 100 बेड हॉस्पिटल तक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद उसे हम लॉन्च कर देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगा, तमाम तर चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। हमारे इस हॉस्पिटल खोलने का जो बुनियादी मकसद है, हम जो है वो स्टाफ की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग हॉस्पिटल होगा, ट्रेनिंग हॉस्पिटल, नर्सिंग मिडवाइफ की ट्रेनिंग होगी। इसमें फिर जो है वो दीगर हमारे जो शोबजात हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, और इसको हम लिंक करेंगे हमारे दूसरे जो मेंटल हमारे हॉस्टल्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ पे भी हमें जो है वो ट्रेंड स्टाफ की कमी होती है, तो यहाँ से ट्रेनिंग देके हम उनकी वहाँ पे तैनाती करेंगे। हॉस्पिटल स्कूल टाइप की चीज़ होगी, ट्रेनिंग होने के बाद हर जगह ताकि हम सर्विस को बेहतर कर सकें और जो है उसके मेयार को बेहतर कर सकें और जो है डिलीवर अच्छा कर सकें। अच्छा, कराची में तो आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वैसे हर जगह पे ही होता है काम। नए प्रोजेक्ट में कराची के अलावा और पाकिस्तान में कहाँ हैं? हमारे अभी तो जो है वो कराची के अंदर एक टेक्निकल स्कूल भी खुलना है, और लाहौर के अंदर हमने एक एम्बुलेंस ट्रेनिंग स्कूल, प्री हॉस्पिटल के ट्रेनिंग स्कूल का आगाज़ किया है। वहाँ पे लाहौर में पहला कोर्स उसका 6 महीने का है, वो चल रहा है, उसका 3 महीने हो चुके हैं।
और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह की इस नौइयत का कोर्स हो रहा है जो कि यूरोप से एक्रेडिटेड है। अच्छा, यूरोप से एक्रेडिटेड है और ये है EMT कोर्स कहलाता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कोर्स। EMT कोर्स ये पहला कोर्स लाहौर में हम इंशाल्लाह कर रहे हैं और ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर एक कोर्स लाहौर और साइमल्टेनियसली कराची में 2 जगहों से एक साथ शुरू करेंगे। अच्छा। इसमें हम हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के स्टाफ को इतनी ट्रेनिंग देंगे जितने यूरोप के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हीं के इंस्ट्रक्टर्स हमारे एग्ज़ाम्स लेते हैं आके और उन्हीं का टोटल सिलेबस हमने। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जहन में चीज़ आती है जब हम एम्बुलेंस देखते हैं, वो सुजुकी की बुलान गाड़ी, उसमें खाली स्ट्रेचर और उसमें जख्मी बेचारा जंपे खाता हुआ अस्पताल तक पहुंचता है, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो एम्बुलेंस भी फिर यूरोपियन स्टाइल की हो ना? हाँ, तो एम्बुलेंस भी बिल्कुल हम अपग्रेड कर रहे हैं, इसी तरीके से इक्विपमेंट भी अपग्रेड कर रहे हैं हमारे। और हमारा जो अगला कोर्स होगा वो पैरामेडिक का होगा और इसका अगला जो कोर्स होगा वो एडवांस पैरामेडिक का होगा। एडवांस पैरामेडिक में हम 3 जो है वो कोर्सेज करवाएंगे। एक कार्डियक एडवांस पैरामेडिक होगा, एक ट्रॉमा एडवांस का पैरामेडिक होगा और तीसरा जो है वो पीडियाट्रिशियन, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और उसको कम करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारे लोग होते हैं, देहातों में भी होते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो सारे पाकिस्तान में होगा? पूरे पाकिस्तान में होगा। कराची, लाहौर इसका मेन जो है वो मरकज़ होगा और यहीं से हम पूरे पाकिस्तान की दीगर एम्बुलेंस सर्विस के लोगों को भी ट्रेन करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे ताकि जो है वो प्री हॉस्पिटल केयर, हॉस्पिटल से बाहर की जो इमदाद है और जो केयर है उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपने तरबियत की बात की, इसका कोई आपने मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान बनाया हुआ है कि हम इतने लोगों को तैयार करेंगे, फिर इतने लोगों को तैयार करेंगे और उसके बाद फिर एक टीम आपकी ऐसी तैयार हो जाएगी? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में है ना, मैंने आपको बताया ना कि EMT के बाद इनकी पैरामेडिक के कोर्सेज हमारे शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ ये एम्बुलेंस में इनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा, पेशेंट्स की लॉक भी इनकी बढ़ती रहेगी और 1 साल का फिर कंप्लीट पैरामेडिक का कोर्स होगा, फिर 2 साल का जो है वो एडवांस पैरामेडिक का कोर्स होगा। ये एडवांस पैरामेडिक का कोर्स जब किसी का एक्सीडेंट होता है रोड पे तो उसको वो रोड साइड से ट्रीटमेंट देता हुआ जब वो हॉस्पिटल पहुँचेगा तो इमरजेंसी रूम में भी वो पैरामेडिक उसके साथ होगा और बाज़ औक़ात फिर जो सर्जन ऑपरेशन थिएटर में उसको बुलाते हैं ना तो वो उसको बुलाएंगे और उसके साथ जो है वो असिस्ट करते हुए उनको बताएगा कि क्या हिस्ट्री है, क्या चीज़ इसने रास्ते में देखी है, कितना इसको रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स दी हैं और किस तरीके से इसको रिससिटेट किया है। तो जख्मी के जो है सेहतियाब होने के, उसके ज़िंदगी बचाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अमवात जो होती है ना। और एक और प्रोजेक्ट पे भी मैं काम कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, वो ये कि पूरे पाकिस्तान के तमाम हाईवेज़ पे और सड़कों पे हम एक्सीडेंट अटेंड करते हैं। उसका हम बाकायदा एक रिकॉर्ड बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और एक सर्वे के मुताबिक 1.5 लाख अफराद पूरे पाकिस्तान में रोड पे हादसात की वजह से हलाक होता है हर साल। अच्छा। हमारा टारगेट है कि इसको हमारा फर्स्ट टारगेट है कि 1 लाख लोगों को हम बचा सकते हैं और उसके लिए पूरा डेटा हम जमा कर रहे हैं। अगले 1 साल के अंदर ही पूरा डेटा जमा करके फिर सूबाई हुकूमतों से और वफाकी हुकूमतों से हम ये पॉइंट्स जो हमारे पास जो डेटा होगा ना कि जिन पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा अफराद हलाक हो रहे हैं हादसात की वजह से उन वजूहात को ख़त्म किया जाए ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। अच्छा, अब ज़रा सा आते हैं कि फाइनेंशियल साइड पर 2018 में पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं या सारी दुनिया में के अंदर जो फंड्स जमा हुए वो कितने थे? हाँ, ईदी के जी हमें साल का जो है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपये का 110, 120 करोड़ रुपये का हमारा खर्चा है और तकरीबन इतना ही हमें चंदा मिलता है। अच्छा। और कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभार थोड़ा कम मिल जाता है। कम मिलता है तो हमारे पास कुछ रिजर्व पैसा पड़ा हुआ होता है, उससे हम खर्च कर लेते हैं और ज़्यादा मिलता है तो या तो काम बढ़ा देते हैं या फिर उसको हम रिजर्व में लेते हैं। तकरीबन 100 करोड़ के लगभग जो है वो अखराजात हैं एक सालाना। 100-125 करोड़ वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन होती जा रही है, महंगाई आ रही है, महंगाई बहुत हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत हो रही है। दूसरा जो है वो सर्विस में भी इजाफा हो रहा है। जैसे अब हीट वेव थी कराची में, हमारी एम्बुलेंस कम पड़ गई थी तो हमने 100 एम्बुलेंस और बढ़ा दी। अच्छा, इस वक्त पूरे नेटवर्क में कितनी एम्बुलेंस? हमारी 1500 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज इस वक्त काम कर रही है पूरे मुल्क में, लेकिन बहुत कम है। अच्छा, कम है तो कितनी आप समझते हैं कि अगले प्लान में आपके पास कितनी एम्बुलेंस? हमारा फोकस देहातों में कम है। हमारा सिर्फ हाईवेज़ को हम कवर कर रहे हैं, कुछ शहर हम छोटे शहर जो हैं उनको कवर कर रहे हैं। बड़े शहरों में हमारा नेटवर्क बहुत अच्छे बनेगा
और देहातों की तरफ कम है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। हम अपने जो देहातों जो हाईवे के जो सेंटर है ना, उनको रूरल सेंटर के प्रोजेक्ट में इनको शामिल करके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक नेटवर्क बनाएंगे, ताकि उस पूरी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से सर्व किया जा सके। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में किसी डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख की आबादी है, किसी में 10 लाख की, किसी में 25 लाख की आबादी है। तो उस हिसाब से हमें वहाँ पे अपना नेटवर्क बढ़ाना है। हमारी गाड़ियों हमारी तकरीबन हमें डबल करनी पड़ेंगी गाड़ी। 1500 से तकरीबन 3000 के करीब, 3,500 के करीब गाड़ियाँ हमारी होंगी, तो पूरे पाकिस्तान की आबादी को हम सर्व कर सकेंगे सही तरीके से। अच्छा, हम पहले पिछले डिकेड में और उससे पहले देखा करते थे कि पाकिस्तान में बदकिस्मती थी, लेकिन ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। कराची में बहुत ज़्यादा होते, धमाके बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और आपकी मसरूफियत सुबह शाम दोपहर रात, और लाशें, बोरीबंद लाशें मिलती थी, और उनकी तदफीन का अमल, और एक ऐसे दौर से कराची गुजरा है, पाकिस्तान गुजरा है। उसमें ईदी फाउंडेशन आपकी, मौलाना साहब की, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, बेगम साहिबा की बड़ी खिदमत रहीं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि दहशतगर्दी में कमी आई है। तो वो जो आपकी पैसे थे, आपका मेहनत थी, उस साइड पर लगती थी, अब अगर कमी आई है तो ये जो आपके पास रिसोर्स बची है, तो ये रिसोर्स आप किस सब्जेक्ट के अंदर लगा रहे हैं? ये जो दहशतगर्दियाँ हो रही थी तो उस पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। अच्छा। हमारी रेगुलर सर्विस होती है, हमारा स्टाफ रेगुलर ड्यूटियाँ कर रहा होता है, तो हमारी जो डेली सर्विस है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये जो हादसा होते हैं, ये हमारे लिए जो है वो अच्छा, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। हमारी डेली, हम कराची के अंदर सिर्फ रोज़ाना जो है वो 1700-1800 मरीज़ों को एम्बुलेंस देते हैं। और सिर्फ कराची में 1800? सिर्फ कराची। अच्छा। पूरे मुल्क में जो है वो तकरीबन 3000 से ऊपर है। 3000 रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल? 3000 लोग हमारी एम्बुलेंस। और कितने पैसे उनकी फीस है? छोटे शहरों में 100 रुपये हैं, बड़े शहरों में 200 रुपये हैं इसमें। और ये जो है वो सब्सिडाइज है। इसको अगर हम टोकन अमाउंट है पूरे तरीके से लेंगे तो हमें एक कॉल जो है वो 600 रुपये की पड़ती है। 600 रुपये की पड़ती है। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो ईदी फाउंडेशन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एतमाद करते हैं, अब तो किस सब्जेक्ट के अंदर वो ईदी फाउंडेशन को पैसे दें? हॉस्पिटल आप बना रहे हैं उसमें दें, एम्बुलेंस बना रहे हैं उसमें दें, जो आप शिफ्ट के अंदर एम्बुलेंस बना रहे हैं, लोग समझते हैं, चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के अंदर जो है पैसे दें, ताकि उनकी चीज़ों को। जो हॉस्पिटल में बना रहा हूँ ना, तो वो पहले से ही बनी हुई थी इमारत। ईदी साहब ने 30 साल पहले ये इमारत बनाई थी। इसके सिर्फ 2 ही फ्लोर काम में थे। अब बाकी के फ्लोर जो है ना, मैं अब उनको इस्तेमाल में लेकर आ रहा हूँ, और उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ 1 फ्लोर था, वो हम इंशाल्लाह बना रहे हैं। उस पर काम शुरू हो गया है, एक और इजाफी फ्लोर डाल रहे हैं, ताकि ICU के लिए जो जगह कम पड़ रही थी वो पूरी हो जाए। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हमारी सर्विस शुरू हो जाएगी। बस लेकिन ये हॉस्पिटल में जो आपका 100 बेड का जो हॉस्पिटल होगा ना, इसके लिए कितने पैसे चाहिए? साल के मेरा जो अंदाज़ा था 20 करोड़ रुपए जो है उसका सालाना बजट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना। ये लियारी के अंदर जो आप हॉस्पिटल बना रहे हैं उसके लिए 20 करोड़ रुपए? ये लियारी नहीं है, ये चूंकि ट्रेनिंग हॉस्पिटल है, बलूचिस्तान, पूरा सिंध। अभी वहाँ पे पेशावर से मरीज आ रहे हैं, गायनाकोलॉजी के। अच्छा, माशाल्लाह। पेशावर से मरीज आ रहे हैं, उनको उर्दू भी आती है। कोयटा से भी है, कोयटा से, फुजदार से आते हैं। हालांकि वहाँ पे तो उसके अखराजात जो है वो 20 करोड़ रुपए साल के होंगे, आपका अंदाजा है? अच्छा, माशाल्लाह। इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? बिल्की सैदी हॉस्पिटल। ये पहले से ही नाम है उसका। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे मियाँ ने जिधर जगह खरीदी बिल्की सैदी के नाम से, फिर वक़्फ़ करा दी। ये जो ये हम हर जगह देखते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो कुछ कारनामा अंजाम दिया वो सब आपके नाम किया, तो वो फिर हम वक्फ करते हैं ना। जैसे मेरे नाम मेरे को लेके दे दिया, अब तुम इसको वक्फ कर दो ईदी सेंटर को। आपको खुशी तो होती होगी, हर चीज़, हर मेहनत करने के बाद वो उन्होंने आपके नाम पे। अब ये हॉस्पिटल भी जो है, सारा रेवेन्यू मुझे मिल जाता था, सारा रेवेन्यू, और आप जो है वो सब वक्फ करके जो है वो इंसानियत के नाम पर। हाँ, और आपने अभी एक सवाल किया था कि सड़कें पे एम्बुलेंस यूँ होती हैं, सड़कें कौन बनाएगा? सड़कें टूटी हुई होंगी तो एम्बुलेंस कहाँ से सीधी भागेगी? और ट्रैफिक इतनी होगी तो ट्रैफिक कहाँ जाके बढ़ेगी?
हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी असल वजह तो वो है कि खड्डे रोड टूटे हुए हैं, खड्डे हैं। टूटे हुए को बनाने वाला नहीं है क्या इधर कोई? लेकिन वो थोड़ा सा एम्बुलेंस को थोड़ा सा मेडिकली स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत है, ये मामला भी है। लेकिन ट्रेनिंग हाँ, थोड़ा सा ऐसा वो जो फैसला भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर वो काम करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह 3 साल में हम एडवांस पैरामेडिक तक पहुंच जाएंगे, जो कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेड होगा और जो है उसकी और स्टैंडर्ड भी वही होगा सर्विंग का जो यूरोप। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, इक्विपमेंट हमारे पास महंगे नहीं होंगे, हमारे इक्विपमेंट लोकल होंगे, सस्ते होंगे, लोकल होंगे, लेकिन सर्विस वैसी होगी। सर्विस वही होगी उनका। और हमारा डेटा आप कंपेयर करके देखना कि कितने लोग वो बचा रहे, कितने लोग बचा रहे। अच्छा, दुनिया भर में जो इतनी इस तरह की जो ट्रस्ट होती हैं, फाउंडेशन होती हैं जो फलाही काम करती हैं, उसमें वॉलंटियर्स बहुत सारे शामिल रहते हैं। वॉलंटियर्स में अब हम चूँकि वॉलंटियर्स हमारे पास अभी भी हैं, अब हम चूँकि स्किल जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड जो है टेक्निक्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अब से अभी से ही जो है इंटरनेशनल जो पैरामेडिक्स हैं उन्होंने हमसे राब्ते करना शुरू कर दिए हैं कि हम आपकी सर्विस का हिस्सा देना चाहते हैं। हम 1 महीना हमारी छुट्टी होती है, 2 महीना छुट्टी होती है, तो हम आपकी एम्बुलेंस सर्विस के साथ लिंक में रह के हम अपनी खिदमत अपनी खिदमत देना चाहते हैं लोगों को। तो फिर वो स्किल्ड मतलब टेक्निकल जो जिसे कहेंगे ना वॉलंटियर्स, वो भी हमारे साथ इंगेज हो जाएंगे और पूरी दुनिया भर से आए और इनसे हम सीखेंगे भी। अब न्यूयॉर्क से कोई आता है तो उसको एडवांस है, उन्होंने उनकी एम्बुलेंस सर्विस हमारी एम्बुलेंस सर्विस से एडवांस है, तो उनकी ट्रेनिंग्स भी एडवांस है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा ये अभी हमने खैर देखना है पूरा आपका और वर्किंग स्टाइल को, लेकिन अब तरीक़ेकार क्या हैं फंड्स एहतियात जमा कराने के? लोगों को ये मालूम हो जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, आपके चेक दे दें, पे ऑर्डर दे दें, कोई और तरीक़ेकार है, बॉक्स लगे में वहाँ जमा करा दें ऑनलाइन। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो हमारे करीबी एडी सेंटर पे जाके कैश या चेक जमा करा सकते हैं। चेक सबसे आसान होता है, सबसे चेक जमा करा सेफ होता है, चेक जमा करा दें। ऑनलाइन भी अगर वो लिखिए ईदी फाउंडेशन का नाम लिखिए और ईदी फाउंडेशन क्रॉस चेक बनाएं ईदी फाउंडेशन का, करीबी एडी सेंटर पे जाकर और रसीद ले लें। और रसीद ले लें। ठीक है, चेक सबसे सिक्योर है, वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा, कैश कम से कम दे दो, ज़्यादा अच्छा है। दूसरा जो है ये कि हमारी eidi.org वेबसाइट है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए, उसमें बैंक्स की सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो वो डायरेक्ट भी जमा करा, अकाउंट नंबर पता है, ऑनलाइन अकाउंट नंबर सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप वो अपने अकाउंट से डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेस हैं। ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी दे सकते हैं, और बैंकिंग जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके ज़रिए भी सारी बैंक इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। जैसे आप MCB में देना चाहते हो तो हमारे MCB में अकाउंट है, आप ऑनलाइन बैंकिंग में जाए फ्री मतलब उसमें कोई चार्जेस नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करेंगे ना तो वो 2-2.5% काट लेते हैं, तो वो हमें पूरी रकम नहीं मिलती। लेकिन आप उनके सर्विस इंटरनेट, हाँ उनके सर्विस चार्जेस होते हैं। इंटरनेट बैंक के थ्रू करेंगे ना, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, उसके पूरे पैसे। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने गुफ्तगू तो की है और जितने भी गुफ्तगू की जाए बिल्किस ईदी साहिबा से वो कम है, क्योंकि उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत और उनका जो काम करने का तरीका है उससे एनर्जी आती है। और फैसल ईदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इन्होंने जो अपना मिशन बताया है उस मिशन के ऊपर हम आगे चलेंगे और इसको प्रोग्राम के इस हिस्से में यहाँ तक गुफ्तगू करते हैं। और ब्रेक के बाद हम बात करते हैं कि ईदी फाउंडेशन के जो अकाउंट्स के मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं और इंटरनेशनली ग्लोबली वो किस तरह से काम कर रहा है। इस वक्फे के बाद इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। ईदी फाउंडेशन जिस तरह से बहुत सारे शोबों में काम करती है, उसमें से एक बहुत नाजुक और दिल को हिला देने वाला शोबा भी है, वो है लावारिस बच्चों का। बहुत सालों से एक झूला ईदी सेंटर के बाहर है जहां वालिदैन मजबूरन अपने बच्चे छोड़ जाते हैं, और ऐसा भी है कि बड़ी तादाद के अंदर बच्चे जो पूरे पाकिस्तान में गुम होते हैं वो ईदी सेंटर आ जाते हैं और फिर उनके वालिदैन, उनके वरसा आके उनसे ले जाते हैं। इस वक्त ये जो प्यारे प्यारे बच्चे आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, ये वही बच्चे हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप इनकी गुफ्तगू सुने, इनकी मिठास सुने, और ये इतना प्यार कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन हम गुफ्तगू करते हैं इन बच्चों से। फैसल ईदी साहब मौजूद हैं और साथ ही इनके साहबजादे अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पोते
साद ईदी, वो भी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घुले मिले हैं बच्चों के साथ और बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा मानूस हैं, यार इनके बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि जिस तरह से बच्चे उनसे आके मिल रहे थे, उनसे प्यार कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। अब ये इतना आसान नहीं है जब तक कि आप खुद इन्वॉल्व ना हो, बच्चों को अपना प्यार ना दें, बच्चों की केयर ना करें तब तक। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हीरो हैं हमारे पास, ये देखिए आप, ये इन्हें सारे बच्चों का नाम पता है, सारे बच्चों का नाम पता है। आप ये बताएंगे इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अच्छा, आपने आज क्या खाया? बिरयानी खाई। वाह भाई, बिरयानी खाई। फैसल भाई, बात यहाँ से शुरू करते हैं। ये बड़ा एक टची किस्म का है एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है, लेकिन जितनी मोहब्बत आप कर रहे हैं, बेगम साहिबा करती हैं बच्चों से, और अब मैंने साथ को भी देखा, वो भी बहुत बच्चों से मोहब्बत करते हैं। ये एक बड़ा एक ऐसा पहलू है हमारी सोसाइटी का जो दर्द बहुत देता है, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। किस तरह करते हैं ये काम आप? ये बहुत अरसे से होता आ रहा है और पुलिस है हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा लोग जो हैं वो अगर इनको कोई मिसिंग बच्चा मिलता है तो वो हमारे सेंटर पे आके दे जाते हैं ताकि यहाँ से इनके वर्सा को तलाश करें हम। ये पिछले 40-50 सालों से काम हो रहा है, 50-60 सालों से। तो आज तक हज़ारों बच्चे हम लोगों के घरों तक पहुँचा चुके हैं और अल्लाह जो है इनको भी अपने घरों पे इंशाल्लाह पहुँचा देगा थोड़े अरसे के अंदर। आपका क्या नाम है? उमर। अच्छा, क्या खाना खाया आपने आज? हैं? इन्होंने भी बिरयानी खाई है। अच्छा, इनका नाम क्या है? ये जीनत है। इनका नाम क्या है? अब्बास। इनका नाम क्या है? कव्वल। हाँ, कव्वल। इनका नाम क्या है? लुकमान। अच्छा, इनका नाम क्या है? खदीजा। इनका नाम क्या है? मरियम। सबका नाम पता है आपको? अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा शरारत कौन करता है? ये। अच्छा, इनका नाम क्या है? ज़ैनब। सवेरा। अच्छा, और इनका नाम? ये तो कप्तान है। हाँ, साद मोहम्मद। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप शरारतें करते हो? शरारतें करते हो? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, अब्बास साहब यहाँ आ जाए, आ जाए ना, आ जाए अब्बास। अच्छा जी, अब्बास साहब, आपका क्या क्या करते हैं? आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? स्कूल होता है? स्कूल। ओ हो, आपका नाम क्या है? शफीक। आपके तो शफी, आपके तो आगे के दांत ही नहीं है। कौन ले गया आपके दांत? कोई भी नहीं ले, कोई भी नहीं ले गया। अच्छा, आपने क्या खाना खाया? बिरयानी। बिरयानी खाई। अच्छा, आप सुबह उठ के क्या करते हैं? वो सुबह उठता तमाशे करता। क्या करता है? तमाशे। तमाशे करता है? कौन से तमाशे? वो मैं स्कूल नहीं पढ़ता ना, वो टीचर मारती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तमाशे कौन करता है? अब्बास। फिर ये करता होगा हीरो। अच्छा, एक हीरो ये बैठे हुए हैं। हाँ भाई, साथ साथ आप बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के गपशप लगाते हैं। बच्चे सब आपको आके प्यार कर रहे थे। ये आपके वालिद की तरबियत, आपकी दादी की, आपके दादा की, सबकी, और आपकी अपनी मेहनत, शफकत, मोहब्बत भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आता रहा हूँ और पापा यहीं पे रहते हैं, नीचे कमरा बना हुआ है जहाँ पे ईदी साहब रहते थे, तो यहाँ पे काफ़ी आना होता है जी। अच्छा, बच्चे जब आपको देखते हैं, मैंने भी देखा बच्चों के चेहरों पे कलर आ गया था, बहुत खुशी आ गई थी आपको देख के, ख़ास तौर पर ये हीरो। हाँ भाई, क्या हाल है आपका? ये ले लो, ले लो। यस, अब बोलो 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 बोलो। क्या? मेरा नाम है। हाँ, आप लग रहे हो यहाँ सबके कप्तान, और एक कप्तान ही है। आप भी बता दें। अच्छा, अब आपका नंबर आ गया। आइए,
अच्छा ही? खतीजा। खतीजा, आप क्या क्या करती हैं आप? हाँ, पढ़ाई करती हैं। आप क्या करती हो? आप खामोश रहती हो? अच्छा, हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम, आप पढ़ती हैं? जी। और क्या क्या करती हैं? शरारतें करती हैं? अच्छा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शरारतें वो करती हैं। इधर आए, इधर आए, इधर आए, आई आई आई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विस्मा है। विस्मा, आप सबसे ज़्यादा शरारतें करने वाली हैं, है ना? अच्छा, अच्छी बात है। क्या शरारतें करती हैं? फैसल भाई, बच्चों की ख्वाहिशात होती होंगी। इनको घूमने का शौक़ है, ज़ू जाना, फिर ईदी विलेज किस किस को जाना है? इन सबको ईदी विलेज जाना है, क्योंकि वहाँ पे ईदी विलेज में क्या है? ईदी विलेज में क्या है बताओ आप? हाँ, झूले भी लगा रहे हैं। आपको की खबर है, स्विमिंग है। स्विमिंग करते हैं आप जाके वहाँ पे? जी। अच्छा, आप क्या करती हैं? स्विमिंग करती हैं? जी। डूब जाती हैं? अच्छा, तो इनको जू जाने का शौक है? ज़ू जाने का, समंदर पे जाने का शौक़ है। अच्छा। ईदी विलेज इनको तकरीबन महीने में एक दफ़ा मेरी वाइफ जो है वो लेके जाती है, मैं भी होता हूँ साथ में। अच्छा, और वहाँ पे ये बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ पे हिरन भी है ना? हिरन किसने देखा? खरगोश भी हैं। आपने भी देखा? अच्छा, आपने भी मंकी। देखा? अच्छा, मंकी है, ये भी तो एक मंकी है। हाँ जी भाई। अच्छा, साथ साथ ये बताएं कि बच्चे वैसे तो खाना पीना, घूमना फिरना बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ ज़रूरियात भी होती होंगी। कुछ चाहते होंगे कि हमें उन्हें चॉकलेट मिल जाए, बिस्किट्स मिले, टॉफ़ी मिले। दादी माँ अक्सर इनके लिए मंगाती रहती है आइसक्रीम। ये खाते हैं पेशावरी आइसक्रीम, शौक से खाते हैं। पेशावरी है जी, जो सदर में है वो अक्सर मंगाती रहती है दादी माँ इनके लिए। बच्चे पसंद करते हैं वो आइसक्रीम। जी। अच्छा, आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद होता है? बिरयानी। अच्छा, ये आइसक्रीम आपको अच्छी लगती है? जी। और आपको अब्बास साहब? आइसक्रीम। आइसक्रीम। आपको शफी साहब क्या? आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफ़ी। अच्छा, आपको? बिरयानी। अच्छा, आपको? बिरयानी। अच्छा, ज़्यादातर बच्चों को बिरयानी पसंद है। आपको? हाँ, आपको क्या पसंद है? क्या पसंद? हाँ, बिरयानी। अच्छा, कुल्फी पसंद है। अच्छा, आपको क्या पसंद है? आइसक्रीम। आपको? आइसक्रीम। आपको? हाँ भाई, हीरो आप यहाँ आ जाएं। आप तो हैदर साहब है ना? आप हैदर है ना? आ जाए, यहाँ आ जाए, मुझे पता है आप हैदर है। अच्छा, आपका हाथ टूट गया था? कहाँ से टूटा, दिखाएं। ये तो अब सही है। ये वाला टूटा था। ये वाला, ये तो अब सही हो गया। तो फिर आप शरारतें करते हो? नहीं करते? क्यों? थोड़ी थोड़ी तो करते हो, है ना? अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? आइसक्रीम। आइसक्रीम। अच्छा, चॉकलेट भी पसंद? चॉकलेट भी पसंद है। चॉकलेट भी पसंद है। आइसक्रीम। अच्छा, सबको पसंद है। हाँ, आपको बिस्किट्स पसंद हैं? अच्छा, बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है, जिस तरह के सारे बच्चों को पसंद होते हैं। आइसक्रीम पसंद है, और जेली। ये और जेली भी पसंद है, गोला गट्टा भी पसंद है, और बंटी भी पसंद है, और जेली भी, स्लांटी भी पसंद है। हाँ, कुल्फी भी पसंद है। कुल्फी। अच्छा, फैसल भाई, ये जो इनकी मसरूफियात होती हैं बच्चों की, सुबह उठने से लेके और रात सोने तक, इसको किस तरह मैनेज करते हैं और कौन सी टीम होती है जो इन्हें मैनेज करती है? इनके सीनियर स्टाफ हैं यहाँ पे, इनको संभालते हैं।
और इनमें जो बड़ी लड़कियां हैं इनकी भी ज़िम्मेदारी होती है, और टीचर्स आती हैं बाहर से, सुबह स्कूल होती है इनकी, उसमें फिर ये तालीम हासिल करती हैं। लड़के भी हैं और तालीम हासिल करने के बाद इनकी क्लास ख़त्म होती है, उसी में ये कुरान पढ़ना सीखते हैं। अच्छा। और नमाज़ पढ़ना, दुआएं पढ़ना, आयत वगैरह जो याद करनी होती हैं जो वो याद करती हैं। इसके बाद दोपहर को ये खाना खा के फिर कपड़े चेंज करके सो जाते हैं 2 से 4 बजे। 4 बजे के बाद फिर ये उठते हैं तो बाज़ औक़ात कुरान पढ़ते हैं, और कुछ इसके बाद कुछ टाइम टीवी देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, या कार्टून बहुत देखते हैं। इनको कार्टून जो पसंद होते हैं कार्टून देखते हैं। फिर शाम रात हो जाती है, नमाज़ पढ़ के फिर ये लोग सो जाते हैं। अच्छा, वालिदैन जब ढूंढ रहे होते हैं अपने बच्चों को, लापता बच्चों को बहुत सारे, तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है? कैसे वालिदैन जिनके बच्चे खो गए हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन परेशान होंगे, वो कैसे अपने बच्चों तक पहुँचें? वो किसी भी ईदी सेंटर पे आ जाएं तो उनको वहाँ से गाइड कर देंगे। उनकी एज के हिसाब से इनको हम रखते हैं। छोटी एज के बच्चे मीठादर में होते हैं, बड़ी एज के बच्चे जो हैं वो कोरंगी में होते हैं और ईदी विलेज में होते हैं। लड़कियाँ अगर बड़ी एज की हैं तो वो सोराब गोट में होती हैं। तो वो किसी भी करीबी ईदी सेंटर पहुँचेंगे तो वहाँ से उनको वो गाइड कर देंगे कि कहाँ पर इनका बच्चा जो है वो मिल सकता है। ये बच्चे हमारी सबकी ज़िम्मेदारी हैं। जैसा कि फैसल ईदी साहब ने बताया कि बहुत आसानी से वो वालिदैन जिनके बच्चे खो गए हैं किसी भी ईदी सेंटर में जाकर इतला दे सकते हैं, और इतला देने के बाद बच्चे आकर ले सकते हैं। ये बच्चे बहुत ज़बरदस्त गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। थोड़ी देर पहले गा रहे थे, दोबारा से इनसे सुनते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान कैसे गाते हैं। चलें, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, देसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, देसी ज़मीं और आसमां, सेहत और प्यार का सेरा बनता है, फूल की लड़ी लगी आए तो सेरा बनता है, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। चले प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं। आखिर में सब लोग नारा कौन सा लगाएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।